हेलो नमस्कार दोस्तों। पढ़ने वाले चैनल में मैं शशि आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मौर्य वंश। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मौर्य काल या मौर्य वंश। तो दोस्तों मौर्य वंश ये कैसे और कब और कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब तक आपने नंद वंश पढ़ा, ठीक है। तो इतिहास में क्या है, कड़ी प्रत्येक कड़ी जो है ना वो आपस में एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, ये जुड़ी हुई है आपस में। तो जैसे जैसे आगे वंश बढ़ते चले गए, ठीक है, वो उनका एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अब तक आपने पढ़ा नंद वंश, ठीक है। तो नंद वंश में क्या है, अंतिम जो उसका जो राजा था वो क्या था, घनानंद, ठीक है। घनानंद था अंतिम राजा। तो दोस्तों मौर्य वंश की शुरुआत भी यहीं से होती है, ठीक है। वो कैसे, देखिए नंद वंश का जो रनिवास था, ठीक है, नंद वंश में इसके बारे में दो कहावतें हैं। पहली तो ये है कि नंद जो रनिवास था वहां पर एक मुरा नाम की स्त्री रहती थी। क्या नाम था, मुरा, ठीक है। तो मुरा से ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, ठीक है। मुरा से ही क्या बना, मौर्य बना। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा जो तथ्य है वो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार है। और बौद्ध ग्रंथों में क्या है, उनमें लिखा है कि गोरखपुर नेपाल के जो ये पास पड़ता है, नेपाल देश के, हालांकि गोरखपुर क्या है यूपी में है, ठीक है, ये इसका बॉर्डर लगता है। तो जो गोरखपुर का नेपाल का जो तराई इलाका है गोरखपुर से नजदीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मौर्य नामक क्षत्रिय रहते थे, ठीक है। मौर्य नामक क्षत्रिय वहां पर रहते थे। और बौद्ध ग्रंथ ये मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं से संबंधित थे, ठीक है। तो इसके बारे में दो कहावतें हैं। चलिए अब सबसे जो प्रसिद्ध है, इनकी माता का नाम जो बताते हैं वो मुरा है। और इसी तथ्य को इतिहास में भी प्रमाणिक माना गया है, ठीक है। मुरा नामक जो इनकी जो माता थी, क्या थी, मुरा, ये नंदों के रनिवास में रहती थी, ठीक है। जाति से शूद्र थी, ठीक है। तो इतिहासकारों को ही माने तो जाति से इनकी माता क्या थी, शूद्र। लेकिन बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि जो नेपाल की तराई में गोरखपुर का जो एरिया था वहां पर क्या थी, क्षत्रिय लोग थे, वे मौर्य से संबंधित थे, ठीक है। उनका जो गोत्र था वो मौर्य था उनमें, लेकिन थे क्या जाति इनकी, क्षत्रिय, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे मुरा के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म वो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या माना जाता है, 345 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, ठीक है। 345 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। अच्छा, उसके बाद एक कौटिल्य, कौटिल्य नामक एक व्यक्ति था जिससे चंद्रगुप्त का संपर्क हुआ, ठीक है। कौटिल्य को दूसरा नाम इनका क्या है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। विष्णुगुप्त कौटिल्य, या तीसरा नाम है इनका चाणक्य, ठीक है। जाति से ब्राह्मण थे। तो हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के संपर्क में आए, ठीक है। अब आपने वैसे तो जैसे सीरियल में देखा होगा किसी भी, तो उसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिखाई गई है कि चाणक्य उसको मतलब एक बालक को लाते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि के इतिहास इस चीज को नहीं मानता, ठीक है। जो इतिहास में दिया हुआ है हम इस चीज को बता रहे हैं। कौटिल्य जो है वो बाद में इनका क्या बना, प्रधानमंत्री बना, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो कौटिल्य इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, वही अर्थशास्त्र की इन्होंने ही रचना की थी। और अर्थशास्त्र जो एक ग्रंथ था ये, आप ये मत मानना कि ये इकोनॉमिक पे आधारित था,
ठीक है, अर्थव्यवस्था आजकल जो विषय है उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। लेकिन नहीं, ये था राजनीति से संबंधित। किससे? राजनीति से। ठीक है दोस्तों, राजनीति से संबंधित ये ग्रंथ था। ठीक है, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की मौर्य वंश लागू करने में। ठीक है, मौर्य वंश जो स्थापित किया उसको स्थापित करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। ठीक है, कैसे? इन्होंने क्या हुआ, घनानंद को हराया। ठीक है, घनानंद को हराया तो नंद वंश समाप्त हो गया। और उसके बाद 322 ईसा पूर्व में ये क्या किया, इन्होंने गद्दी पर बैठ गए। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, लेकिन कहा ही जाता है उस टाइम पर, पता क्या है, जैसे मैं आपको भारत का नक्शा बना रहा हूं इधर, इनकी जो राजधानी थी वो कहां पर थी? बिहार के पाटलिपुत्र में। ठीक है, इनको पाथीब्रोत भी कहते हैं। पाथीब्रोत ये यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और पाटलिपुत्र इनकी क्या थी? राजधानी। ठीक है, विशेषता इसकी ये है कि ये क्या था, कम से कम 14 बाई 2 लगभग 14 किलोमीटर और 2 किलोमीटर चौड़ाई, 14 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ाई इस पाटलिपुत्र साम्राज्य की जो था वो एरिया था, क्षेत्रफल बताया जाता है। ठीक है, और पाटलिपुत्र की एक विशेषता ये थी कि ये है ना, इसके 64 तो दरवाजे थे। ठीक है, और इसमें 570 दुर्ग थे। ठीक है, 570 दुर्ग थे और 64 क्या थे? दरवाजे। और समूचा जितना पाटलिपुत्र था वो पूर्णतया लकड़ी से तैयार किया गया था। ठीक है, लकड़ी के यहाँ पर घर मिले। बाद में जो खुदाई हुई ना अफगानिस्तान के एरिया से मिली है, इनके जो उत्खनन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था ना वो कहां से कहां तक बताया जाता है, वो जैसे ये तो पाकिस्तान था इधर, ये भी उस टाइम पर भारत का हिस्सा था। ठीक है, यहाँ से ये क्या था, अफगानिस्तान था इधर। तो यहाँ पर उस समय जब मैंने आपको पढ़ा था उसमें क्या था, जब सिकंदर भारत आया था तो एक सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, उसका क्या था, सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? ये सिकंदर का। और जाते समय सिकंदर क्या किया, सिकंदर ने अपने जो जितने व्यवस्थित उसके साम्राज्य थे जिसने उसने जीते थे, तो उस पर वो अपने अपने क्या किया था, उसने राज्यपाल वहां पर नियुक्त कर लिया था। ठीक है, तो उसमें वो सेल्यूकस को भी यहीं पर छोड़ गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का ये पूरा एरिया था, यहाँ तक मतलब जितना भी था ये साम्राज्य इसका था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बनते क्या काम किया, ये उत्तर पश्चिम भारत बोलता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत है ये पूरा एरिया इधर, ये उत्तर ये पश्चिम इलाका। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिमी है। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर आक्रमण किया और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। ठीक है, कब हुआ इनका युद्ध? ये हुआ था 305 ईसा पूर्व। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर तो हार गई। इसके बदले में हुआ क्या, इनकी संधि हुई। सेल्यूकस ने बोला कि भाई समझौता कर लेते हैं। ठीक है, राज्य जो मेरा है उसका मैं साम्राज्य का तो मैं आपको अधिकांश भाग आपको प्रदान कर देता हूँ। ठीक है, और आप मुझको केवल 500 हाथी दे दीजिए। कितने मांगे थे? 500 हाथी। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने
कितना दिया था, 500 हाथी दिए थे। और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो इनकी जो पुत्री थी, नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था, कार्नेलिया। कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। ठीक है, उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल 500 हाथी दी थी। ठीक है, और मिला क्या, कार्नेलिया से शादी हो गई, इसने मतलब इसको अपनी पुत्री दी, और उसको अफगानिस्तान के 4 प्रांत भी दे दिए। कौन कौन से थे, एक तो काबुल हो गया, जैसे यहाँ काबुल है, और यहाँ पर कंधार, और एक हेरात था, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है भाई, ये प्रांत उसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए। और ये बलूचिस्तान वाला एरिया जो था, ये पूर्व का, और सिंधु नदी का एरिया, ये भी सब किस पर था, चंद्रगुप्त मौर्य पर। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य एक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इसकी सेना भी शक्तिशाली थी। और मैंने एक बार एक पिछली वीडियो में आपको बताया था, इनके पास, मौर्य के पास चतुरंगनी सेना थी भाई, चतुरंगनी सेना। अच्छा, चतुरंगनी सेना में होता क्या है, क्या होता है, चतुरंगनी सेना तब बनती है जब उसमें पैदल सिपाही, पैदल सैनिक थे इसमें। ठीक है, दूसरा क्या था इसमें, रथ, घुड़सवार थे, और हाथी। इनसे मिलाकर इसकी ये 4 हो गई, पैदल सैनिक, रथ, घुड़सवार और हाथी। इससे क्या हुआ, चतुरंगनी सेना तैयार हुई। कहा यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसमें पैदल पैदल सैनिक थी, उनकी संख्या थी करीब 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, इसको जो प्रमाण दिया है वो किसने दिया है, जस्टिन ने। ठीक है, जस्टिन क्या थे, यूनानी क्या थे, लेखक थे, इतिहासकार। ठीक है, जस्टिन क्या थे, यूनानी इतिहासकार। तो जस्टिन ने बताया कि इनकी सेना में 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 9,000 कम से कम, लगभग 9,000 क्या थे, घुड़सवार थे, और भाई 6,000 हाथी। ठीक है, और आप ये देख लो, जिसके पास चतुरंगिनी सेना हो वो कितना शक्तिशाली होगा। चारों तरफ से, मतलब अगर वो युद्ध में जाए तो चारों तरफ से विजयी निश्चित उसी की है। इसमें एक खास बात और थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास अधिकांशतः जितने इतिहासकार हुए उन्होंने एक चीज और बताई है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास में नौसेना भी थी और परिवहन सेना। ठीक है, इनके पास क्या थी, नौसेना भी थी। तो अब ये देखिए, 6 लाख तो पैदल सिपाही हो गए, 9,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी। और उस टाइम पे जिसके पास हाथियों की जितनी बड़ी संख्या थी वो उतना ही शक्तिशाली राजा था। ठीक है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का मैं आपको साम्राज्य बता देता हूँ। पूरा तो ये बिहार एरिया, बंगाल एरिया, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा हो गया, और कितना, उड़ीसा से लेकर और उत्तरी कर्नाटक का एरिया जितना इधर का था ये सारा। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक आ गया, उत्तरी कर्नाटक, ये पूरा एरिया, और पूरा गुजरात का एरिया, यहाँ तक पूरा उत्तर पश्चिमी भारत एरिया, सब पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है, कितना बड़ा साम्राज्य इसका था। ठीक है, तो इसने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटी छोटी जो कबीले होते थे ना, राज्य तंत्र या गणतंत्र, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको भी इसने हराया, क्योंकि इसके जो गुरु भी थे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे, ये थे भद्रबाहु। ठीक है, ये इनके जैनी गुरु थे, इनसे इसने दीक्षा ली। ठीक है, शिक्षा ली। लेकिन राजनीतिक गुरु कौन थे इनके, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य की सलाह पर ये कोई भी कदम उठाते थे तो चाणक्य की बिना सलाह के नहीं उठाते थे, और इसीलिए, ठीक है, यहां तक एरिया होगा इनका, बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इनके हम प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है। जो इनका प्रशासनिक जो इकाइयाँ थी, ठीक है, राजनीतिक सुदृढ़ीकरण इन्होंने अपना कैसे किया, प्रशासन इन्होंने अपना कैसे चलाया। तो जैसा कि चाणक्य तो थे इनके प्रधानमंत्री, कौन थे, प्रधानमंत्री, ठीक है भाई। तो कहा जाता है कि चाणक्य ने अपना जो साम्राज्य था वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रांत, उन्होंने प्रांतों में उनको उसको विभाजित किया, ठीक है। अब यहां से इनका पिरामिड तैयार होगा प्रशासन का, प्रांत, ठीक है। प्रांत की जिम्मेदारी किसकी जिम्मे थी, प्रांत का अध्यक्ष कौन होता था, समाहर्ता, समाहर्ता, ठीक है भाई। प्रांत जो थे वो जिलों में विभक्त थे, ठीक है भाई। उसमें क्या होता था, स्थानीय होता था, ठीक है। उसके बाद इससे पहले एक चीज और रहेगी, उसको पहले कवर करते हैं। इससे पहले देखिए, जब इसने सेल्यूकस निकेटर को हरा था ना, तो इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी की, ठीक है, और बदले में उसको ये प्राण दिए। और इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर के दरबार में क्या था, एक उसका राजदूत हुआ करता था, एक उसके वहां पर क्या था, इतिहासकार था, वो था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है। इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको राजदूत बना के भेजा, ठीक है। ये किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। अब इसने पुस्तक लिखी, ये क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए, उसका नाम था इंडिका, ठीक है। इंडिका में इसने मौर्य साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया, ठीक है। उसके साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे क्या कैसे कैसे क्या होता था, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेगास्थनी जी वर्णन करता है कि जब सम्राट को जनता के सामने लाया जाता था ना, तो उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, ठीक है। सोने की पालकी होती थी, और हाथियों पर जो इसके वे चलते थे ना, जो इसकी सुरक्षा करते थे सैनिक, वो सोने चांदी से अलंकृत विभूषित रहते थे, ठीक है, आभूषण पहने हुए। इनके मतलब कुछ सैनिक पैदल थे, वो पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ों पर क्या होता था, तोते रहते थे, मतलब ट्रेनिंग वाले तोते थे, और वे इसके सर के चक्कर लगाया करते थे। जब इसका खाना खाने का समय होता था ना, तो सबसे पहले खाना को उसको चेक करा जाता था जो उसके शाही नौकर थे, उसके बाद ही राजा को खाना खिलाया जाता था, आदि आदि, ठीक है। फिर अच्छा, अब उसके बाद फिर मेगास्थनी वर्णन करता है कि जो उनकी मतलब राज व्यवस्था थी, जो उनका प्रशासन था, वो किस तरीके से था, ठीक है। तो मेगास्थनी ने बताया कि इसका जो प्रशासन था वो एक पिरामिड के तौर पर था, एक पिरामिड, यानी कि सबसे ऊपर क्या थे, मंत्री, मंत्री के नीचे फिर बाद में सब प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ठीक है। अच्छा, इसने ये भी बताया कि इसने अपना जो प्रशासन था, प्रशासन इकाई को उसने जैसे प्रांत थे, इसने इसका जो राज्य था ना, साम्राज्य, उसने उसको प्रांतों में विभक्त किया था, ठीक है, प्रांतों में विभक्त किया था। प्रांत का जो अधिकारी होता था वो होता था समाहर्ता। अब तो क्या होता है, राज्यपाल होता है, उसके नीचे मुख्यमंत्री उसका कार्य जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, प्रांतों का समाहर्ता। अच्छा, समाहर्ता प्रांतों को जो है उसने जिलों में बांटा, ठीक है, जिलों में। जिलों का जो मुख्य था वो कौन था, स्थानीय होता था, ठीक है भाई। स्थानीय के अंडर में कितने 800 गांव आते थे, ये 800 गांव संभालेगा, ठीक है। इसके नीचे क्या होता था, इसके नीचे एक इकाई और थी जिसको द्रोणमुख बोलते थे, द्रोणमुख 400 ग्राम का मुख्य होता था, ठीक है। अब ये ऐसे ही नीचे तक जाएगी ग्राम लेवल तक। स्थानीय में 800 गांव हो गए, द्रोणमुख में 400 गांव होते थे, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे क्या होता था, एक होता था खारूटिक,
खारोटिक, इसमें 200 ग्राम होते थे। ठीक है भाई, खारोटिक में कितने होते थे? 200 ग्राम। उसके बाद क्या होता था? एक होता था संग्रहण, खारोटिक के नीचे संग्रहण, इसके अंदर कितने? 100 ग्राम होते थे। ठीक है, और संग्रहण, संग्रहण के नीचे क्या होता था? उसके नीचे आते थे जो गांव आते थे ना, ठीक है, प्रत्येक गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहते थे, ग्रामिक। ठीक है, बाद में जो गांव का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामिक। और ग्रामिक का जो कार्यभार देखता था या उस पर नियंत्रण रखता था उसको बोलते थे, वो गोप अधिकारी होता था, एक गोप, गोप नामक एक अधिकारी होता था, वो ग्रामिक पर नजर रखता था, उसकी कार्यशैली क्या है सब कुछ। ठीक है, तो ये इसकी इन्होंने व्यवस्था बताई, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे पिरामिड के तौर पर थी। ठीक है भाई। अच्छा, अब जो इसकी सेना थी, सबसे बड़ी जो इसकी उपलब्धि थी ना, वो था इसका सेना का रख रखाव, कि सेना को ये किस तरह से संगठित किया। ठीक है, सेना को ये सैलरी यानी कि वेतन कैसे देता था भाई? 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, बहुत बड़ी विशाल सेना थी, तो इसका रख रखाव इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसने क्या किया था? उस समय पर इसने 30 व्यक्तियों की 6 समिति बनाई थी। ठीक है, 6 समिति बनाई थी 30 व्यक्तियों की, प्रत्येक समिति में क्या होते थे? 5 सदस्य होते थे। ठीक है भाई, तो इनके जिम्मे उसका रख रखाव था सेना का। ठीक है, खाना पीना जो भी उनकी सैलरी वेतन जो भी उनको देना। ठीक है, अच्छा, उनका वेतन आता कहां से था? उनका वेतन कहां से आता था? इसके चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में जो किसान होते थे इसके, ठीक है, उनसे जो फसल होती थी, फसल उत्पादन के रूप में ये टैक्स लेता था। ठीक है, अच्छा, उस समय कर क्या था? जो कर मतलब टैक्स जो था वो 1/4 से 1/6 तक था। ठीक है, 1/4 ले लिया, कहीं से 1/6 ले लिया, मतलब आपातकाल या अकाल पड़ गया तो 1/6 ले लिया, बाकी 1/4 चल रहा है। अच्छा, इसमें राज्य राज्य स्तर पर क्या होता था? सिंचाई की व्यवस्था भी होती थी भाई, नहर वहर खुदवाई गई। ठीक है, उनसे जो सिंचाई होती थी और जो किसान उससे सिंचाई करते थे उन पर टैक्स लगता था नहर का। ठीक है, उन पर सिंचाई कर जाता था, सिंचाई कर वो देते थे। ठीक है, अच्छा, दूसरी इसके साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेष उपलब्धि ये थी कि इसने कुछ अपने जो कार्य थे ना, जैसे उद्योग, जो इसने मतलब कुछ अपने काम अपने खुद के एक अधिकार में ले रखे थे, उसे किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए थे। ठीक है, जैसे क्या हो गया? खनन, ठीक है, या हथियार बनाना, ऐसी जो जितनी भी इकाई थी ना, ये सब इसका एक अधिकार राजा के पास था कि इस काम को केवल यही कर सकते थे और कोई नहीं। ठीक है, इससे क्या हुआ? इनकी आमदनी में इजाफा हुआ, व्यापार होता था। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसने एक समिति 6 समिति और बना रखी थी अपने प्रशासन में, 6 समितियां और थी। ठीक है भाई, 6 समितियां और थी, जिसका मतलब इसने रख रखाव उनको सौंप रखा था। पहली जो समिति थी पहली जो समिति थी फर्स्ट समिति, पहली समिति का काम क्या था? ये उद्योग और जो शिल्पकार होते थे ना, शिल्पों या शिल्पकार जो होते थे, शिल्पकार, इन पर ये नियंत्रण रखते थे। क्या था? इन पर इसका नियंत्रण था। ठीक है, दूसरी जो समिति इसने बना रखी थी, सेकंड नंबर की जो समिति थी इसकी, वो क्या करती थी? जो विदेशी पर्यटक आते थे, ठीक है, विदेशियों की आवाजाही होती थी, विदेशी जो पर्यटक थे ये इस पर नजर रखती थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है, आदि आदि। एक जो तीसरे नंबर की समिति थी,
ठीक है। जो तीसरे नंबर की इसकी समिति थी वो जन्म मरण का ब्यौरा रखती थी, लोगों के जन्म मरण का ब्यौरा उनके पास होता था। कितने आदमियों ने जन्म लिया, कितने बच्चों ने, कितनी उसमें की मौत हुई। ठीक है। चौथी जो समिति थी उसका काम क्या था, वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थी, व्यापार व वाणिज्य पर देखरेख करती थी। ठीक है भाई। ऐसे फिर आगे पांचवी आती है। पांचवी जो समिति थी वो क्या करती थी, उसका काम था वस्तुओं का जो विक्रय होता था ना, वस्तु विक्रय, उस पर ये नजर रखती थी, निगरानी। ठीक है। और जो लास्ट की 6 नंबर की जो समिति थी उसका काम क्या था, जो बिक्री कराता था ना, कोई सामान कोई वस्तु बिकी तो उसका ये टैक्स का संग्रहण करते थे, यानी कि टैक्स कलेक्शन अधिकारी बोलते हैं इसको। ठीक है। ये टैक्स को कलेक्ट करते थे। ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर उसके पास ये 6 समितियां थी। अच्छा, इसके साम्राज्य में एक विशेषता और थी कि राजा ने कुछ गुप्तचर भी रखे हुए थे। ठीक है। उसको क्या बोलते थे, उसको बोल देते थे गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष बोलते थे। इसका सीधा संबंध किससे था, महामात्या सर्प, महामात्या सर्प, ये इसका राजा का विशेष अधिकारी था। ठीक है। तो ये क्या होते थे, ये होते थे गुप्तचर। ठीक है भाई। इसके बाद प्रत्येक प्रांत राज्य में मतलब इसने क्या किया था, इसने पुलिस व्यवस्था भी इसने लागू की थी। भाई एक अधिकारी था जैसे दंडपाल होता था, दंड देता था, यानी कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी था। ठीक है। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है भाई। तो ये इस केस में व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था। अब आते हैं इसके बाद ये चलता रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने बताया आपको ये जैन धर्म के पोषक थे। ठीक है। लास्ट में इन्होंने, इनका जो गुरु थे भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु के साथ ये लास्ट में अंतिम समय में अपने कहाँ चल दिए, श्रवण बेलगोला चले गई इनके साथ, श्रवण बेलगोला अपने गुरु के साथ। ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और वहीं जाकर इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु। ठीक है। कब हुई, 298 ईसा पूर्व। ठीक है भाई। बाद में फिर इसके जो उत्तराधिकारी हुए जैसे बिंदुसार आया उसके बाद में। ठीक है। अगले क्लास में हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, उसकी व्यवस्था और प्रशासनिक जो इसकी संगठित इकाइयां थी वे हमने आज पढ़ी। ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है। उसको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।